बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 166 मुलाहिज़ा फरमाएं। ठाकुर इंस्पेक्टर विनोद पांडे से बात कर रहा था। जानकी रूपवती एक दरख्त के साए में घास पर बैठी हुई थी और मैं इधर उधर घूम रहा था और बिलाकर मैं उस आदमी के करीब रुक गया जो एक तरफ खड़ा बीड़ी के कश लगा रहा था। उस शख्स को मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा था। अगवा होने वाले स्याहों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो गेस्ट हाउस या हट वगैरह में भी नहीं ठहरा हुआ था। शहर से बहुत से लोग तमाशा देखने यहाँ जमा हुए थे। हो सकता था कि ये शख्स भी उन्हीं में से कोई हो। न जाने क्यों वो शख्स मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा था। कोई नई खबर? मैंने उस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। लंबा का सफेद कुर्ता और चौड़े पांचों का सफेद पाजामा, पैरों में हवाई चप्पल जो खासी पुरानी लग रही थी। वो गालबन बाकायदगी से शेव बनाने का आदी था। मूंछें होंठों के किनारों से चूहे की दुम की तरह लटकी हुई थी। सर के बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। आंखों पर प्लास्टिक के काले फ्रेम वाली ऐनक थी जो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी रंगत अमनूसी की लकड़ी की तरह खासी गहरी थी। कोई नई खबर नहीं? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं गंगोली चौधरी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो साला हरामी यात्रियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुलिस को चित्रा को छोड़ना होगा। तुम गंगोली चौधरी को कैसे जानते हो? मैंने उसे घूरा। सभी लोग जानते हैं, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखता हूँ, उस शख्स ने कहा। 2-3 मरतबा उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। वो साला बहुत खतरनाक आदमी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारी एक महिला उसके कब्जे में है। तुम खुद उसे छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने चौंकर उसकी तरफ देखा। वो 3 दिन से बाकायदगी से यहाँ आ रहा था। वो सब जानता था कि यहाँ आने वाले कौन लोग तमाशाई हैं और कौन यरगमालियों के रिश्तेदार हैं। तुम्हारा ख्याल है कि हम में से कोई आदमी किसी ऐसी कोशिश में कामयाब हो सकता है? मैंने उसे घूरा। कोशिश की जा सकती है, उसने जवाब दिया। हम अभी बातें कर रहे थे कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हमारी तरफ आ गया। वो शख्स वहां से खिसकने लगा तो सब इंस्पेक्टर ने उसे गर्दन से दबोच लिया। ए नारायण! सब इंस्पेक्टर उसकी गर्दन को झटका देते हुए घुराया। साले हरामी, यहाँ भी अपना धंधा चला रहा है। भाग जा यहाँ से। दोबारा नजर आया तो ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। उस शख्स का नाम नारायण था। वो इंस्पेक्टर को घूरता हुआ वहां से चला गया। मैंने सब इंस्पेक्टर से नारायण के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि सारे शहर की पुलिस इसे जानती है। वो शहर में घूम फिर कर चरस और हीरोइन फरोख्त करता है। स्याहों के हट्स, गेस्ट हाउसेज और हॉस्टल उसकी शिकार गाहें हैं। इन मुकामात पर उसे आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं। वो सैर व तफरीह के लिए अकेले आने वाले मर्द स्याहों को लड़कियां भी सप्लाई करता है। सब इंस्पेक्टर को मैंने ये नहीं बताया कि नारायण से मेरी क्या बात हो रही थी, लेकिन अब नारायण किसी हद तक मेरी समझ में आ गया था। उसने गंगोली चौधरी के बारे में बड़े वसूख से कुछ बातें की थी। उसने ये भी कहा था कि वो गंगोली चौधरी के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी रखता है। इस किस्म के लोग इस शहर में डाकुओं के एजेंट का काम करते हैं और उन्हें खुफिया तौर पर इतलात फराहम करते रहते हैं। मैंने नारायण की तलाश में इधर उधर देखा मगर वो नजर नहीं आया। शायद सब इंस्पेक्टर की धमकी ने उसे वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ठाकुर को नारायण के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने वो दिन वहीं रहकर गुजार दिया। आज गंगोली चौधरी की दी हुई मोहलत का तीसरा और आखिरी दिन था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पुलिस को घेर रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद पांडे की बातों से अंदाजा होता था कि पुलिस गंगोली चौधरी के भाई चित्रा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। ठाकुर की आंखों में भी बेबसी के तासरात नुमाया थे। हर शख्स मायूस दिखाई दे रहा था, लेकिन जाहिर है कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ना तो चित्रा को छोड़ने को तैयार थी और ना ही किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत थी। शाम हो गई और फिर अंधेरा गहरा होने लगा। 8 बजे के करीब हम वहां से आ गए। हमारी वो रात भी जागते हुए गुजरी। यूं तो हम तमाम यरगमालियों के लिए परेशान थे। वो सब बेगुनाह थे, लेकिन हमें भगत और बमला के बारे में ज्यादा तशवीश थी कि ये दोनों हमारे अपने थे। सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस से मिली जुली आवाजें सुनकर हम बाहर आ गए। उस वक्त हम चाय पी रहे थे। ठाकुर ने चाय का आखिरी घूंट लेकर खाली कप करीब खड़ी हुई जानकी की तरफ बढ़ा दिया और तेज कदम उठाता वो गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। कोई गड़बड़ है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मैंने जवाब दिया। चाय का आखिरी घूंट मेरे हल्क से नहीं उतरा था। 10 मिनट बाद हमारी पेजेरो तेज रफ्तारी से जंगल के किनारे रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ी। वहां बहुत से लोग जमा थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मामला कुछ संगीन है, जिसकी खबर आनन फानन पूरे शहर में फैल गई थी और बहुत से लोग यहाँ जमा हो गए थे। हम लोगों को हटाते हुए आगे बढ़े तो ठिठक कर रुक गए। रेस्टोरेंट की मुख्तसर सी इमारत के घास पर एक लाश पड़ी थी। हाँ, वो लाश ही थी जो चादर से ढकी हुई थी और चादर पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। मुसल्ला पुलिस वालों ने लाश के गिर्द घेरा डाल रखा था। इंस्पेक्टर विनोद पांडे भी मौजूद था। उसे बताया कि आज सुबह 5 बजे जंगल में एक बस्ती के 2 आदमियों ने आकर इतला दी कि गंगोली चौधरी के आदमी यहाँ से तकरीबन 20 मील दूर एक औरत की लाश फेंक गए हैं। हम वो लाश उठा लाए हैं, लेकिन अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। यरगमालियों के तमाम रिश्तेदारों को इतला भिजवा दी है। वो आएंगे तो इसकी शिनाख्त होगी। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने ठाकुर की तरफ देखा और हम दोनों लाश के करीब आ गए। पेट की जगह पर चादर कुछ ऊपर को उठी हुई थी और चादर का वही हिस्सा खून से तर था।
ठाकुर ने झुककर चादर का कोना पकड़कर उठाया तो उसकी उंगलियां काम कर रह गई। लाश का चेहरा देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो बमला नहीं थी। ठाकुर ने भी चादर बराबर कर दी और सीधा हो गया। इसमें शुबा नहीं कि वो लाश बमला की नहीं थी, लेकिन वो एक औरत की लाश तो थी जो सारसा के सरकारी अफसरान की जिद की भेंट चढ़ गई थी। गंगोली चौधरी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके भाई को ना छोड़ा गया तो चौथे दिन वो यरगमालियों को मारना शुरू कर देगा, और उसने अपनी बात पूरी कर दी थी। आज उसने पुलिस और जिली हुकाम को पहली लाश का तोहफा भेज दिया था। मैं बार बार लाश को देखने लगा। उसका पेट उभरा हुआ था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल और उसके साथ ही मैं कांप उठा। अभी कल ही तो महेश चोपड़ा से मेरी बात हुई थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी सीता 3 महीनों के हमल से थी। मैंने पहले सीता को नहीं देखा था, लेकिन इस लाश को देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह सीता ही थी, और इसके साथ उस मासूम रूह को भी कुचल दिया गया था जो दुनिया में आने की तैयारी की इब्तिदाई मरहले में थी। लोग आते रहे और चादर हटाकर लाश को देखते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद महेश चोपड़ा भी पहुंच गया, और वहां जो मंदिर देखने में आया वो क़यामत से कम नहीं था। महेश चोपड़ा देर तक सीता की लाश से लिपटा दाढ़े मारता रहा। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने उसे बाहों से पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वो उस पर पलट पड़ा। महेश चोपड़ा पर जुनून तारी हो गया। उसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी और उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ उसके नरखरे पर जमा दिए। उसे गला घूंटकर मार देना चाहता था। 6-7 पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से सब इंस्पेक्टर को उसके शिकंजे से निजात दिलाई। 8-10 कांस्टेबल महेश चोपड़ा को काबू करने की कोशिश करते रहे, मगर वो सांड की तरह बिखरा हुआ था। उसे बेबस करने के लिए पुलिस वाले उसकी पिटाई भी कर रहे थे। एक जोरदार जर्ब लगने से उसके सर से खून बह निकला। ये ज्यादती देखकर मैं अपने आप पर काबू ना रख सका और लपक कर उन पुलिस वालों पर फल पड़ा जो महेश चोपड़ा की पिटाई कर रहे थे। इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला मुदाखलत करता, 2 कांस्टेबल मेरे हाथों बुरी तरह पिट चुके थे। एक की नाक और मुंह से खून बह निकला और दूसरे के बाजू की हड्डी टूट गई। चंद पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए लपके तो वहां जमा 20 लोगों ने बजरंग बली का नारा लगाते हुए पुलिस वालों पर हमला कर दिया, और इस तरह वहां एक बाकायदा महाज खुल गया। इस सूरत से निपटने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और शहर से भी पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे बाद ये हंगामा कुछ नॉर्मल हुआ, और लुत्फ की बात तो ये थी कि पुलिस की हवाई फायरिंग के बावजूद कोई आदमी भी वहां से नहीं भागा था। जिन लोगों के रिश्तेदार डाकुओं के कब्जे में थे वो बुरी तरह बिखरे हुए थे। तमाशा देखने के लिए शहर से आए हुए लोग भी तैश में आए हुए थे। ये लोग पहले ही डाकुओं की चीरादस्तियों का शिकार थे, और आज तो पुलिस के रवैये के खिलाफ सबके सब्र का बंधन टूट गया था। मजीद आधे घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर भी पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंच गया। मुझे और 4 दूसरे आदमियों को पुलिस वालों पर हमला करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की आमद के फौरन बाद चंद मुअज्जिजीन भी शहर से यहाँ पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई और हमें जीवन भर जेल में सड़ाने की धमकियां दे रहा था। मेरे हक में सबसे पहली आवाज ठाकुर ने उठाई थी, और फिर शहर से आए हुए मुअज्जिजीन भी इस जबानी जंग में कूद पड़े। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। राय प्रताप सिंह नामी एक भारी भरकम आदमी ने डिप्टी कमिश्नर को आंखें दिखाते हुए कहा, आप लोगों की जिद की वजह से एक बेगुनाह औरत मारी गई, उसके पेट में उसके बच्चे की जान भी ले ली गई, और कोई मस्बत कदम उठाने की बजाय आप लोगों ने इस औरत के शोर को मार मार कर अधमुआ कर दिया। क्या किसी को अपने साथ ज्यादती के खिलाफ एहतजाज का भी हक नहीं है? और जिन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की उन्हें जेल में सड़ाने की धमकियां दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एहतजाज का ये तरीका सुन रहे डिप्टी, एक और शख्स उसकी बात काट कर बोला। उस शख्स की उम्र 40 के लगभग और सेहत काबिले रिश्क थी। उसने सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहन रखी थी। सर पर चुनरी जैसे कपड़े की बलदार पगड़ी थी। माथे पर सफेद रंग का टीका लगा हुआ था। हमारा बहुत देख लिया हूँ और सुन भी लिया हूँ, बहुत हो चुका ये खेल तमाशा। अब अगर गंगोली चौधरी की तरफ से कोई लाश आई तो हम थारे को थारे बंगले में बांध कर आग लगा देवेंगे। जहन्नम में जाकर डिप्टी कमिश्नरी करते रहना। बोलू क्या बोलता है? राणा जी, आप हालात को समझने की कोशिश, हम हालात को समझ लिया हूँ। राणा जी ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। आज सांझ से पहले पहले यानी शाम से पहले पहले उन तमाम यात्रियों को यहाँ होना चाहिए। किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो थारी छुट्टी। बोल क्या बोलता है? और सुन, उन मनुष्यों को छोड़ दे। इसने हमारी तरफ इशारा किया। इस मर्तबा डिप्टी कमिश्नर जवाब देने की बजाय एक तरफ हटकर पुलिस और इंतजामिया के चंद और अफीसरों के साथ मशवरा करने लगा, और 10 मिनट बाद उसने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है राणा जी, वो बोला, हम गंगोली के भाई चित्रा को छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे यात्रियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चित्रा को अभी जेल से निकाल के लाओ और जंगल में धक्का दे दो उस राक्षस को, राणा जी ने कहा। ऐसा नहीं होगा राणा जी, डिप्टी कमिश्नर ने कहा। हम गंगोली चौधरी को पहले पैगाम भेजेंगे कि हमें उसकी शर्त मंजूर है। उसके बाद यात्रियों और चित्रा के तबादले का प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप फिक्र ना करें, तमाम यात्री आज शाम से पहले पहले यहाँ आ जाएंगे। इस तरह राणा जी और शहर के दूसरे बासर लोगों की मुदाखलत से ये मामला तय हो गया। जिनके रिश्तेदार डाकुओं की कैद में थे वो खुश हो गए, मगर महेश चोपड़ा की बीवी और उसके पेट में पलने वाला बच्चा सरकार की जिद की भेंट चढ़ गया था। सीता की लाश उठा दी गई और उसके क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। वो 2 देहाती जो सीता की लाश को लेकर आए थे उन्हें पैगाम देकर गंगोली चौधरी के पास भेज दिया गया।
दूसरे लोगों की तरह हम भी वहीं डेरा जमाए रहे। चित्रा को भी जेल से निकालकर वहां ले आया गया। उसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में रेस्टोरेंट के बरामदे में बिठा दिया गया। लोग आगे बढ़ बढ़कर इस तरह उसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। वो वाकई एक अजूबा था। चित्रा की उम्र 30 के लगभग रही होगी। 5.5 फुट के करीब कद, सेहतमंद जिस्म, वो नीली जीन्स और ओपन शर्ट पहने हुए था। दोनों कपड़े मैले हो रहे थे, कमीज के बटन खुले हुए थे, कई रोज का शेव भी बढ़ा हुआ था। मूंछों के बाल भी बेतरतीब से, सर के बाल खासे लंबे जिन्हें रबड़ बैंड से चुटिया की सूरत में बांध दिया गया था। आंखें अंगारों की तरह दुख रही थी। उसके दोनों कानों में सोने की बालियां थी। वो सूरत ही से राक्षस लगता था। वैसी चित्रा को देखकर उसके भाई गंगोली चौधरी के बारे में भी राय कायम की जा सकती थी। ऐसे लोगों से किसी रहम की तवक्को करना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत ही कहला सकती थी। शाम होगी। उन दोनों देहातियों के जरिए पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहा। हमारी तरह दूसरे लोग भी अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे वहां रहे और बिलाकर शाम के लगभग गंगोली चौधरी का आखिरी पैगाम मिला कि सुबह 6 बजे 2 गैर मुसल्ला पुलिस वाले चित्रा को लेकर वहां से तकरीबन 1 मील जंगल के अंदर नदी के किनारे पर उस जगह पहुंच जाएं जहां 4 दरख्त ताजा कटे हुए हैं। ये दोनों देहाती उनकी रहनुमाई करेंगे। गंगोली चौधरी ने यह धमकी भी दी थी कि अगर वो दोनों पुलिस वाले मुसल्ला हुए या उन्हें धोखे से घेरने की कोशिश की गई तो उन यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये पैगाम मिलने के बाद वहां खड़े रहना बेकार था। हम अपने हट की तरफ जाने की बजाय शहर आ गए। शहर में यही चर्चे थे। लोगों को सीता की मौत का अफसोस भी था और इस बात की खुशी भी थी कि दूसरे यात्रियों के जीवन बच जाने की उम्मीद पैदा हो गई थी। उसके साथ ही लोगों में डिप्टी कमिश्नर पुलिस और दीगर अफसरान के खिलाफ गुस्सा भी पाया जाता था। रात 9 बजे के करीब हमने सरसका पैलेस होटल में खाना खाया और अपने हट में वापस आ गए। आसपास के हटों में रहने वाले लोग गेस्ट हाउस में जमा थे। जागीर रूममती को हट में छोड़कर मैं और ठाकुर भी गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। हम सीता के क्रियाक्रम में शरीक नहीं हो सकते थे, लेकिन महेश चोपड़ा को परसा देना हमारा इखलाकी फर्ज था। महेश चोपड़ा की हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसके साथ वाकई ही बहुत जुल्म हुआ था। बीवी के साथ उसके होने वाले बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हम 11 बजे के करीब अपने हट में वापस आए तो हमारा पड़ोसी बूढ़ा सरदार जी और उसकी बीवी वहां बैठे जानकी और रूममती से बातें कर रहे थे। हमारे आने के थोड़ी देर बाद वो चले गए। हमारी वो रात भी जागते हुए गुजरी। रातों जाग जाग कर और बेआरामी से हम सब की हालत गैर थी। सबकी आंखें सुर्ख और चेहरे सूते हुए थे। मेरी कैफियत उनसे जरा मुख्तलिफ थी। मैं बमला के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन और परेशान था। उसका चेहरा मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता था। मुझे वो सुबह याद थी जब ठाकुर की हवेली में वो सो रही थी और मैं उसे प्यार करने के लिए गैर इख्तियारी तौर पर उस पर झुका हुआ था। मैंने किसी लड़की के लिए इतनी बेचैनी और दिल में इतनी बेकली कभी महसूस नहीं की थी। सीने में हलचल मची हुई थी। हम सुबह 5:45 बजे जंगल के किनारे पहुंच गए। बहुत से लोग हमसे पहले वहां जमा हो चुके थे। पुलिस भी पहले से ज्यादा तादाद में नजर आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच चुका था। राणा जी और कुछ और मुअज्जिजीन भी फूलों के हार लेकर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। राणा का ताल्लुक सारसका के साबिक महाराजे के खानदान से था। उसे शहर की अहम तरीन शख्सियत कहा जा सकता था और ये उसी की कोशिश का नतीजा था कि सरकारी हुकाम गंगोली चौधरी के भाई को वापस करने पर तैयार थे। पुलिस के 2 गैर मुसल्ला आदमी चित्रा को लेकर जंगल में जा चुके थे। उनके साथ वो दोनों देहाती भी थे। वो जगह यहाँ से 1 मील दूर थी जहाँ यात्रियों और चित्रा का तबादला अमल में आने वाला था। हम सब की नजरें जंगल की तरफ से आने वाले रास्ते पर जमी हुई थी। वक्त बहुत धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरे लिए एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। 6:15 बजे के करीब जंगल की तरफ से एक फायर की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी तो सब ही उछल पड़े। हर चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। सब लोग सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या गंगोली चौधरी ने बदअहदी की थी? ये सवाल मेरे ध्यान में भी उठ रहा था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। राइफल के उस एक फायर के सिवा कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। उसके बाद वक्त की रफ्तार जैसे एक बार फिर थम गई। लोगों के चेहरों पर परेशानी अब भी मुतरश्शे थी। शायद हर शख्स अपनी अपनी जगह पर सोच रहा था कि फायर क्यों हुआ था, गोली किस पर चलाई गई थी। आधा घंटा और गुजर गया और फिर गुंजान दरख्तों में कुछ हलचल सी पैदा हुई। लोगों की झलक देकर वहां खड़े हुए सभी लोग बैक वक्त चीख उठे, आ गए, वो लोग आ गए। लोग जंगल से आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए उनकी तरफ लपके। वो लोग तकरीबन 100 गज दूर थे। मैं भी ठाकुर के साथ 2 कदम आगे बढ़ा, फिर ठिठक कर रुक गया। पीछे 2 आदमियों ने एक आदमी को उठाया हुआ था। वो लोग तादाद में 12 थे और मेरी नजरें एक एक के चेहरे को टटोल रही थी, मगर मुझे उन चेहरों में वो चेहरा नजर नहीं आया जिसकी मुझे तलाश थी। 3 औरतें थी। हालांकि औरतों की तादाद 4 होनी चाहिए थी, मगर वो 3 थी और उनमें बमला नहीं थी। जिस शख्स को 2 आदमियों ने उठाया हुआ था वो भगत था। हम सब तेजी से आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने भगत को घास पर लिटा दिया। उसकी टांग से खून बह रहा था और चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। लोग अपनों से गले मिल रहे थे। उन्हें फूलों के हार पहनाए जा रहे थे। उन्हें जिंदा सलामत वापस आ जाने पर मुबारकबाद दी जा रही थी, मगर मेरा दिल था जो डूबा जा रहा था। बमला उन लोगों में नहीं थी और भगत जख्मी था। मैं दौड़कर भगत के करीब पहुंच गया। क्या हुआ भगत? बमला कहाँ है? मैंने उस पर झुकते हुए पूछा।
वो खामोश रहा। बोलते क्यों नहीं भगत, बमला कहाँ है? ये सवाल ठाकुर ने किया था, जो दूसरी तरफ भगत पर झुका हुआ था। ठाकुर जी, भगत ने मुर्दा सी आवाज में जवाब दिया। गंगोली चौधरी और उसके आदमी हम लोगों को लेकर नदी के पास आए थे। ऐन वक्त पर गंगोली चौधरी ने बमला देवी को बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया और ऐलान किया कि छोकरी नहीं जाएगी। पहले तो कुछ देर बहस होती रही कि वो वादा खिलाफी कर रहा है, मगर गंगोली बमला देवी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये छोकरी उसे पसंद आ गई है और उसके पास ही रहेगी। मैंने गंगोली पर हमला कर दिया। उसके दो आदमियों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। गंगोली चौधरी ने मेरे ऊपर राइफल तान ली और कहा कि अगर हम लोगों को जिंदा वापस करने का वादा ना किया होता तो मुझे छिलनी कर देता। लेकिन मुझे मेरी गुस्ताखी की सजा देने के लिए उसने मेरी टांग पर गोली चला दी और बमला को खींचता हुआ वहां से ले गया। गंगोली के आदमी हम पर राइफलें ताने खड़े थे। उसके भाई चित्रा के हाथ खोल दिए गए और उसके हाथ में एक राइफल आ गई। उसने हुक्म दिया कि हम सब वहां से चले जाएं, वरना वो फायर खोल देगा। डिप्टी कमिश्नर और दूसरे लोगों को भी ये खबर हो गई कि गंगोली चौधरी ने वादा खिलाफी करते हुए एक लड़की को जबरदस्ती रोक लिया है। ठाकुर बहादुर सिंह का दिमाग पलट गया। अब हंगामा करने की बारी उसकी थी। डिप्टी कमिश्नर जानता था कि इसका ताल्लुक जयपुर के किस खानदान से है। राणा जी से भी वाकफियत निकल आई थी। उसने बड़ी मुश्किल से ठाकुर को संभाला। फिक्र मत कर ठाकुर, उसने ठाकुर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब पुलिस वालन को यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी छोकरी वापस ना ही आ जावत है। और फिर राणा ने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान को आड़े हाथों लिया। डिप्टी कमिश्नर को एक बार फिर घुटने टेक देने पड़े और पुलिस की एक पार्टी डाकू के ताकुब में भेज दी गई। भगत को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कुछ देर के लिए हम भी हॉस्पिटल आ गए। वार्ड का मुलाजम और शंकर पहले ही जख्मी पड़े हुए थे। तीसरा भगत भी पहुंच गया। रूमती और जानकी को हट में छोड़कर मैं और ठाकुर वापस उसी जगह पर आ गए। वहाँ पुलिस वालों के अलावा सिर्फ चंद लोग रह गए थे। एक तरफ मुझे नारायण भी नजर आ गया। वो लान के आखिरी सिरे पर रेलिंग के पाइप से टेक लगाए खड़ा था। मैं ठाकुर को वहीं छोड़कर उसके करीब पहुंच गया और रेलिंग पर दोनों बाजू टिकाकर नारायण की तरफ देखा। वो सामने जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे किसी बात का मुंतजिर हो या किसी खास चीज की तलाश में हो। उसके दाएं कंधे पर कपड़े का एक थैला लटका हुआ था। तुम्हारी छोकरी को उसने नहीं छोड़ा, वो बहुत आरामी है, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। उसे जो चीज पसंद आ जाती है वो वापस नहीं करता, छीनना पड़ेगा। और गंगोली चौधरी से कोई चीज छीनना ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह से उसका नवाला छीनने की कोशिश की जाए। तो फिर क्या किया जाए, मैंने पूछा। तुम्हें जाना पड़ेगा शेरों के उस ग्रोह में, नारायण ने जवाब दिया। कल मैंने तुम्हें पुलिस वालों के साथ लड़ते हुए देखा था। तुमने जिस तरह उनकी हड्डियां तोड़ी थी उससे अंदाजा होता है कि तुम्हारे अंदर दमखम है और शेर के मुंह में हाथ डालने का हौसला भी रखते हो। ये जो पुलिस वाले गए हैं ना, वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, ये लोग बेगुनाह और निहत्ते लोगों पर लाठियां और गोलियां बरसा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, लेकिन इनमें शहर के सड़क छाप गुंडों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। गंगोली चौधरी जैसे दरिंदों का मुकाबला करने की शक्ति कहां से लाएंगे? ये लोग सांझ यानी शाम से पहले पहले पिट पटा कर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कंधों पर अपने ही 2 साथियों की लाशें भी उठाए हुए हों। तुमने कहा था कि मुझे जाना पड़ेगा, मैंने कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? पुलिस वाले मुझे जाने नहीं देंगे और फिर सुना है कि जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ है। वो लोग कहाँ होंगे? मैं उन्हें कैसे तलाश करूंगा? और फिर सुना है कि इस जंगल में शेर और चीते जैसे दरिंदे भी हैं। गंगोली चौधरी और उसके साथियों से ज्यादा खूनख्वार दरिंदे और कौन हो सकते हैं? नारायण ने कहा। अगर तुम अपनी छोकरी को उन दरिंदों की चीर फाड़ से बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा, नारायण ने कहा। मुझे मालूम है वो लोग कहाँ होंगे, मैं तुम्हें उनके ठिकाने तक ले जाऊंगा। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम उस छोकरी को बचा सकते हो। तुम्हारे इस थैले में क्या है? मैंने मौजू से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल कर डाला। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो सब इंस्पेक्टर बकवास करता था कि मैं नशे की चीजें बेचता हूँ। क्या तुम मुझे ये थैला दिखा सकते हो? मैंने कहा। उसने कुछ कहे बगैर थैला कंधे से उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने थैला खोलकर देखा। प्लास्टिक की एक थैली में पापे और दूसरी थैली में 2 तनूरी रोटियां थी। मैंने उन रोटियों को खोलकर देखा। बीच वाली रोटी में मिर्चों का अचार रखा हुआ था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। मैंने थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने खामोशी से कंधे पर लटका लिया। तुमने बताया नहीं बेड़ियों की इस बीट में जाने को तैयार हो या नहीं? उसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। अपनी खिदमत का क्या मुआवजा लोगे? मैंने पूछा। कुछ नहीं। क्या? मैं उछल पड़ा। बगैर किसी लालच के तुम अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो? हर काम में किसी का कोई ना कोई मफाद जरूर होता है, नारायण ने जवाब दिया। जंगल में जाना मेरी भी जरूरत है, मुझे तो हर सूरत जाना ही है। सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता। वैसे मैं जानता हूँ तुम अपनी हिफाजत बेहतर तौर पर कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई गन वगैरह है तो ठीक है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकता हूँ। रशियन, एकदम फर्स्ट क्लास और कीमत भी बहुत कम। ओह, मैंने चौंकते हुए कहा। तो तुम्हारा असली धंधा है। मैं तुम्हें गन खरीदने पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक, मुझसे ले लेना चाहते हो तो वापस आकर लौटा देना, तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। मेरे दिल में अचानक एक और ख्याल उभरा। मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण बलवंत सिंह का आदमी हो और मुझे फंसा कर जंगल में ले जाना चाहता हो?
खूनख्वार दरिंदों से ज्यादा खूनी डाकुओं के चुंगल में फंसकर जिंदा लौट आना दीवाने के ख्वाब भी कहा जा सकता है। कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है कि बलवंत सिंह ने हमें इस शहर में देख लिया हो और कहीं छुप कर बैठ गया हो और इत्तेफाक से इसी दौरान में ये वाकया पेश आ गया और बलवंत सिंह के अयार दिमाग ने ये साजिश तैयार कर ली। उसके साथ दारा भी तो होगा, वो उससे ज्यादा अयार था। वो मुझे गंगोली चौधरी जैसे खतरनाक डाकुओं के चुंगल में फंसा कर मुझसे हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते थे। तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने पूछा। हमदर्दी तुमसे नहीं, उस लवड़िया से है, नारायण ने जवाब दिया। मैंने उस छोकरी को देखा था, वो अप्सरा से ज्यादा हसीन और फूलों से ज्यादा नाजुक है। वो राक्षस उसे चीर फाड़ कर रख देगा। वो बेड़िया है, बेड़िया। ओह, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम तो सिर्फ इसलिए हमारी मदद करना चाहते हो। हाँ, यही समझ लो, नारायण ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बात चीजें ऐसी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम जानते हैं उन्हें हासिल नहीं कर सकते, मगर उनकी हिफाजत तो कर सकते हैं ना, उन्हें गलत हाथों से बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। देखने में भी वो वैसी ही लगता था, लेकिन उसकी जमालियाती हिस्स, उसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल था जो बमला के हुस्न को देखकर मचल उठा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उसे हासिल नहीं कर सकता और वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बमला गंगोली चौधरी जैसे वैशी के कब्जे में रहे, और इसलिए वो हमारी मदद करने को तैयार था और मुझे जंगल में चलने की तरगीब दे रहा था। गन कितने की है? मैंने पूछा। सिर्फ 1500 रुपए की, नारायण ने जवाब दिया। 10,000 का माल है जो सिर्फ 1500 में दूंगा, और रकम भी अभी देनी होगी, ठीक है? मैंने ये कहते हुए गर्दन घुमाकर ठाकुर की तरफ देखा। वो हमसे तकरीबन 30 गज दूर पुलिस इंस्पेक्टर के पास खड़ा बातें कर रहा था। मैंने नारायण की आड़ लेकर पतलून की जेब से नोट निकाले और 1500 रुपए उसके हाथ में थमाते हुए पूछा, प्रोग्राम क्या है? सुबह 5 बजे उस तरफ आ जाना जहाँ महकमे जंगलात का बोर्ड लगा हुआ है। उसने आंख से बाईं तरफ इशारा किया। वक्त का ध्यान रखना, हम ठीक 5 बजे अंदर चले जाएंगे। गन भी तुम्हें सुबह मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। नारायण के जाने के बाद भी मैं रेलिंग से टेक लगाए खड़ा जंगल की तरफ देखता रहा और फिर फायरिंग की आवाज सुनकर उछल पड़ा। फायरिंग की आवाजें जंगल में बहुत दूर से सुनाई दे रही थी। ये आवाजें दूसरों ने भी सुनी थी और वो सब जंगल की तरफ देख रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक सुनाई देने वाली फायरिंग की आवाजें बदतरी दूर होती चली गई और फिर खामोशी छा गई। मैं तेज कदम उठाता हुआ ठाकुर के करीब आ गए और हम उस फायरिंग के बारे में तबादला ख्याल करने लगे। साफ जाहिर था कि पुलिस और डाकुओं में मड भीड़ हो गई थी। हमें तशवीश इस बात की थी कि बमला फायरिंग की जद में ना आ गई हो। मेरा ख्याल था कि पहली पार्टी की मदद के लिए कोई और पुलिस पार्टी भेजी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वजीर कमक नहीं भेजी गई। 5 बजे के करीब सुबह जंगल में जाने वाली पुलिस पार्टी वापस आ गई। नारायण का यह कहना 100% दुरुस्त साबित हुआ कि पुलिस वाले पिट कर वापस आएंगे। 10 आदमियों में से 3 आदमी जख्मी थे। उन्होंने एक ही लाश शाखों से बने हुए स्ट्रेचर पर उठा रखी थी और बाकियों के चेहरे पर बेपनाह दहशत थी। इस दिन की कार्रवाई भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। पुलिस ने जंगल का मुआसरा उठा लिया। 2-3 कांस्टेबलों को रेस्टोरेंट के पास छोड़ दिया गया और पुलिस ने वहां आकर अपना कैंप खत्म कर दिया और इस तरह ये ड्रामा खत्म हो गया। ये ड्रामा दूसरों के लिए खत्म हुआ था, हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये खेल अब शुरू हुआ था, सिर्फ मेरे लिए। नारायण ने मुझे बेड़ियों के उस बिट में जाने के लिए उकसाया था और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब तक मैंने लोगों से गंगोली चौधरी के बारे में जो कुछ सुना था उसके मुताबिक चौधरी इंसान नहीं, दरिंदा था। उसका दूसरा नाम मौत था। तवील अरसे से इस खित्ते में दहशत फैला रखी थी। वो जिस तरह निकल जाता उस तरफ मौत के बादल छा जाते। आम लोग तो उसके नाम से ही थर थर कांपने लगते थे। पुलिस भी उससे खौफजदा थी और उसकी एक मिसाल तो आज मैंने भी देख ली थी। मैंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया था और गालिबन उसके पीछे बमला से लगाव का जज्बा शामिल था। अगर बमला डाकू के कब्जे में ना होती तो इस मामले में मैं टांग ना अड़ाता, मगर वो बमला ही थी जिसे देखकर मेरे मन में कुछ होने लगा था और मैं उसे हर कीमत पर गंगोली चौधरी से बचाना चाहता था और इस कोशिश में मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह अब नहीं थी। हम वहां से सीधे अपने हट वापस आ गए। जानकी रूमती हट के सामने वाले लान में बैठी हुई थी। हमने उन्हें सूरत से आगाह किया तो उन दोनों के चेहरों पर तशवीश गहरी होगी। अब क्या होगा? जानकी ने पूछा। इंस्पेक्टर विनोद पांडे का कहना है कि 1-2 दिन में कोई नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी और उसके बाद फिर भरपूर तरीके से कदम उठाया जाएगा, ठाकुर ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 दिन से पहले ये कुछ करेंगे। 3 दिन क्यों? जानकी ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अरे भाई, सीधी सी बात है। ठाकुर से पहले मैं बोल पड़ा। 3 दिन तक तो ये पुलिस वाले अपने उस साथी का सोग मनाएंगे जो किसी डॉक्टर की गोली खाकर शहीद हुआ है, और जो साथी लूले लंगड़े बनकर वापस आए हैं उनको बादरी के एजाजात दिए जाएंगे। उनके लिए शानदार तकरीब मुनक्कद होगी और मेरा ख्याल है इस तरह पुलिस किसी और तरफ ध्यान नहीं देगी। हाँ, ये बात तो है। इन सरकारी बदमाशों को बहादुरी के एजाज मिलने ही चाहिए, रूपमती ने कहा। पुलिस वालों के लिए सरकारी बदमाश के खिताब पर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। ठाकुर के होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बातों के दौरान में जानकी को ये ख्याल आ ही गया कि मैं और ठाकुर बहुत थके हुए थे और ये थकन चाय या काफी ही से दूर हो सकती थी। वो मैं बातें करते हुए छोड़कर हट के अंदर चली गई और 15-20 मिनट बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हट के मुलाजिम शंकर और भगत के बेड एक ही बड़े कमरे में लगवा दिए गए थे और एक नर्स उन तीनों की देखभाल पर मामूर कर दी गई थी।
भगत और हट के मुलाजिम की हालत कदरे बेहतर थी, मगर शंकर की हालत बदस्तूर तशवीशनाक थी। उसके सीने में गोली लगी थी और उसे संभलने में भी अभी खासा वक्त था। वे भगत के पास बैठा गंगोली चौधरी और उसके गुर्गों के बारे में बात करता रहा और उससे कुरीद कुरीद कर पूछता रहा। भगत के कहने के मुताबिक उस गिरोह में 9 अफराद थे, जिनमें एक औरत भी थी। उस औरत की उम्र 30 के लगभग थी। वो गिरोह के लिए खाना वगैरह तैयार करती और चौधरी का दिल बहलाती। भगत ने उन डाकुओं के जो लिए बताए थे उनसे अंदाजा होता था कि वो इंसान नहीं जानवर है। हम 10 बजे के करीब हट में वापस आ गए। मैंने किसी को भी नारायण के मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सोच रहा था कि कम से कम जानकी को आगाह कर देना चाहिए ताकि मेरी अचानक गुमशुदगी पर ये लोग ज्यादा परेशान न हो। मैं ये भी जानता था कि जानकी मेरे बाद की सूरत हाल को संभाल लेगी। मेरी तरह ठाकुर भी बहुत थका हुआ था। 12 बजे के करीब वो अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके आधे घंटे बाद रूपमती भी अपने कमरे में चली गई। जानकी ने भी उसके साथ ही उठना चाहा, मगर मैंने आंख के इशारे से उसे रोक लिया। कोई खास बात? थोड़ी देर बाद जानकी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। हो सकता है तुम मुझसे इत्तेफाक ना करो, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जानकी की आंखों में उलझन तैर गई। मैं चलने में खामोश रहा, फिर जानकी को अपने प्रोग्राम से आगाह करने लगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानकी उछल पड़ी। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। 4-5 दिन के अंदर अंदर वो कई लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार चुके हैं। उन्हें तो उस मासूम औरत पर भी रहम नहीं आया जिसकी कोख में एक नई जिंदगी जन्म ले रही थी। और पुलिस वालों को हशर भी तुम देख चुके हो जो उनके ताकुम में गए थे। और तुम बड़े सूरमा हो, अकेले उनके मुकाबले पर जाना चाहते हो। अकेला चना क्या फाड़ फोड़ेगा? तुम खुदकशी करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन वो बमला उस वैशी के कब्जे में है। मैंने कहा, बमला हमारी सगी तो नहीं जिसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। जानकी ने तड़ से जवाब दिया। और शायद तुम बोल रहे हो कि उस बमला का बाप ही था जिसने पूरे शहर को तुम्हारी जान का दुश्मन बना दिया था और लोग तुम्हें कत्ल करने के लिए ढूंढते फिर रहे थे। मेरी सगी तो तुम भी नहीं हो जानकी, मैंने तब कर जवाब दिया। लेकिन क्या किसी ऐसी सूरत हाल में तुम्हें तनहा छोड़ सकता हूँ? तुम्हें कोई मामूली सी तकलीफ भी हो तो मैं तड़प उठता हूँ। तुम्हारे बगैर तो मुझे एक लम्हे को भी चैन नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए तो मैं आग के दरिया में भी छलांग लगा सकता हूँ। ये अल्फाज खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल रहे थे। मेरे शुरू के अल्फाज से जानकी की तेवरी पर बल पड़ गए, लेकिन उसके बाद मैंने जो कुछ भी कहा उससे मेरे पहले और कदरे सख्त जुमले का तासर जाहिल हो गया और जानकी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। चेहरे पर सुर्खी फैल गई। सच कह रहे हो? जानकी बोली तो उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। तुम्हारी जबान से पहली मर्तबा ऐसी बातें सुन रही हूँ। मैं तो यही समझती रही थी कि तुम वो पत्थर हो जिसमें जोंक नहीं लग सकती, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारी मन की बात जानकर आज मुझे इस कदर खुशी हुई है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर वो अपनी जगह से उठकर मेरे सोफे पर आ गई और मुझसे लिपट कर वालियाना अंदाज में प्यार करने लगी। मेरी पेशानी, गाल, ऊंट वो चटा चट बो से शब्द किए जा रही थी। बस बस, अब ज्यादा मत फैलो। मैंने उसे बाहों से पकड़कर अपने से अलग कर दिया। वो मेरे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी भर गई। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। जानकी, मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हमारा साथ बहुत पुराना है। तुमने मेरी खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, जीवन बर्बाद कर लिया। मेरे साथ दर दर की ठोकरें खा रही हो, कदम कदम पर मोह से आंख मचोली खेल रही हो। क्या मैं ये सारी बातें नजरअंदाज कर सकता हूँ? थाई के बाद अगर तुम ना होती तो मैं कब कब मिट चुका होता। मैं तुम्हारे सारे ही तो जी रहा हूँ। क्या मैं तुमसे अलग होने का तस्वुर कर सकता हूँ? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, जानकी ने जवाब दिया। बमला मासूम और बेगुनाह है। मैंने कहा, बाप के गुनाहों की सजा उसे क्यों मिलेगी? और क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है? क्या तुम ये गवारा कर लोगी कि उसे उन वैश्यों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? वो तो सबसे ज्यादा तुम ही से मानूस थी, हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी। क्या उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए? नहीं, उसके लिए मेरा दिल भी खोल रहा है। जानकी सीधी होकर बैठ गई। लेकिन उन डाकुओं के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर सकी। तुम अकेले क्या करोगे? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, ये खतरनाक जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ है। इसमें खूनख्वार दरिंदे भी हैं और फिर तुम उन डाकुओं को कहाँ तलाश करोगे? नारायण उनके ठिकाने से वाकिफ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा, मैंने जवाब दिया। नारायण कौन? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। वही आदमी जो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मैंने कहा। मेरा ख्याल है वो गंगोली चौधरी का इन्फॉर्मर है। जितने रोज ये हंगामा जारी रहा उसे मैंने जंगल के किनारे कैंप के आसपास मंडलाते हुए देखा। हो सकता है उसका साथ भी सिफारिश बनकर काम आ जाए। ये ख्याल जहन से निकाल दो, जानकी ने कहा। इन चंद दिनों के दौरान में हम सब ने गंगोली चौधरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो बहुत खुदसर है। उसने कभी अपने आदमियों की बात भी नहीं मानी। जो चाहता है करता है और उसे अपने इरादे पर अमल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसकी जिद का मुजाहरा तुम खुद भी देख चुके हो। मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा, मगर मुझे एक कोशिश कर लेने दो, मैंने कहा। अगर मैं भी दूसरों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो मेरा ज़मीर जिंदगी भर मुझे कचोके लगाता रहेगा। ठीक है, जानकी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जब तक तुम वापस नहीं जाओगे मैं अंगारों पर लूटती रहूंगी। शांत रहो, मैंने उसका कंधा थपथपाया। मैं इंशाअल्लाह जरूर वापस आऊंगा।